हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 2022 में होने वाले बीएससी नर्सिंग के फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन पे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड टू स्टरलाइज द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसका करेक्ट आंसर है सी, अल्ट्रावायलेट लाइट। बाकी आप इसके लिए चैप्टर नंबर 8 को लर्न कर लेंगे, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 ईएम वेव, जिसमें एवरी ईएम वेव के यूजेस और एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है उसमें? क्वेश्चन 2, द इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज 3.2 into 10 की पावर -30 कूलॉम into मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन देयर आयंस विल बी। अब हमें अच्छी तरह पता है कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P = Q × 2D, P = Q × 2D, जब P डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, Q इज द चार्ज ऑन डायपोल और 2D इज द सेपरेशन बिटवीन डायपोल। अब अपने को P क्या दे रखा हुआ है, 3.2 into 10 की पावर -30, Q इज द चार्ज ऑन डायपोल, HCl मॉलिक्यूल है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो चार्ज कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, तो Q = 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, और 2D इज द सेपरेशन बिटवीन द डायपोल, तो 2D = 1.6 मल्टीप्लाई से या डिवाइड में, तो 2 into -19 उधर गया +19, -30 + 19 कितना होता है, 10 की पावर -11 कूलम into मीटर, तो करेक्ट आंसर इज द 2 into 10 की पावर -11 कूलम into मीटर। 2D इज द सेपरेशन बिटवीन डायपोल, तो प्लीज ये 2 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में मत भेज देना, कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं, 2 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज के आंसर टिक कर देते हैं 1 into 10 की पावर -11। 2D इज कॉल्ड सेपरेशन बिटवीन द डायपोल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, सेमीकंडक्टर का सबसे फेवरेट सवाल, आइडेंटिफाई द बायसिंग। बायसिंग को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान काम है, सिर्फ आपको ये देखना होता है, जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पीएन जंक्शन डायोड है, इफ P हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है और N लो पोटेंशियल से कनेक्ट है, तब तो इसकी बायसिंग क्या कहलाती है, फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, फॉरवर्ड बायसिंग। और इफ आपका P लो पोटेंशियल से कनेक्ट है और N हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो बायसिंग कौन सी कहलाती है, रिवर्स बायसिंग। इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है, P हाई पोटेंशियल से तो फॉरवर्ड बायसिंग और P लो पोटेंशियल से तो रिवर्स बायसिंग। अब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, इस वाले पोर्शन को अर्थ कर रखा हुआ है। अर्थिंग का मतलब 0 वोल्ट होता है, अर्थिंग का मतलब क्या होता है, 0 वोल्ट होता है, और दिया का सीधा +5 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा हुआ है। अब आप देखिए 0 और 5 में बड़ा नंबर कौन सा है, 5 बड़ा नंबर है, सिंपल सी बात है। तो P किससे कनेक्ट है, लो पोटेंशियल से कनेक्ट है, और N हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो इसकी बायसिंग क्या होगी, रिवर्स बायसिंग होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रिवर्स बायसिंग। चौथा सवाल EMI का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मेरा फेवरेट लॉ, हेनरीज लॉ ऑफ EMI। हेनरीज ने अपने लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या दिया था, E = माइनस का L di/dt, E = माइनस का L di/dt, जहां पे L रिप्रेजेंट करता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को, और di/dt इज द रेट ऑफ चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज इन करंट। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, इफ करंट इंक्रीज हो रहा है, यदि रेट ऑफ चेंज इन करंट इंक्रीज है तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा, और रेट ऑफ चेंज इन करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में ये पॉजिटिव आएगा। बट ऐसा इस ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं है, चारों ऑप्शंस प्लस में दे रखे हैं, तो अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड पे स्टडी करनी है। E = -L, L is the coefficient of self inductance 2 into 10 की पावर -3 हेनरी, और di/dt रेट ऑफ चेंज इन करंट। इसमें कुछ भी नहीं कहा गया इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन की तरफ नहीं बढ़ना है, हमें कोई देना नहीं है। रेट ऑफ चेंज इन करंट क्या देगा, 10 एम्पियर पर सेकंड, 10 एम्पियर पर सेकंड, मल्टीप्लाई कर लो, -2 into 10 की पावर -2 मींस 0.02 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर है सी। अब हम बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। पांचवें सवाल में पूछ रहा है पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में। एक बात हमेशा याद रखना, पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है वो डिपेंड करती है पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब दिमाग में सवाल आता है, सर पोटेंशियल ग्रेडियंट किस पे डिपेंड करता है, वो बात सही है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, पर पोटेंशियल ग्रेडियंट किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पर यूनिट लेंथ। तो जैसा कि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट कम रखना है,
पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करने के लिए हमें एल क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है उसकी वायर की लंबाई पर। वायर की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही कम आएगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम आएगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। करेक्ट आंसर इज द इंक्रीज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। सिक्स्थ सवाल फेवरेट सवाल, सिक्स बहुत अच्छा सवाल है, थ्योरेटिकल बेस पर कैपेसिटर एक अच्छा सवाल है। वो कह रहा है कि कैपेसिटर की दोनों मेटल की प्लेट्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो वैसे इसमें आंसर दो ये बनने चाहिए थे, पर कोई नहीं, एक तो दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ने से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने से इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ऐसे दो कोई ऑप्शन दे नहीं रखे हुए, पोटेंशियल बिकम इनफाइनाइट नहीं, जीरो होगा, और कैपेसिटेंस बिकम इनफाइनाइट, ऐसा भी कुछ नहीं कह रखा हुआ इसने। चार्ज बिकम डबल पॉसिबल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, कैपेसिटर बिकम अनचार्ज, कैपेसिटर अनचार्ज हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब हम सातवें सवाल की तरफ बात करते हैं। किसकी तरफ बात करते हैं, सातवें सवाल की तरफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेवरेट क्वेश्चन और दुनिया के कंप्यूटर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया सर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फेवरेट इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 12.27/√v, 12.27/√v, 12.27/√v। कितने वोल्टेज से एक्सेलरेट किया, 100 वोल्ट से। तो 100 का रूट कितना निकलता है, 10। तो डिवाइड बाय करते हैं तो 1.227 एंगस्ट्रॉम इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है अपना बी, 1.227 एंगस्ट्रॉम। अब हम बात करते हैं आठवें सवाल की तरफ। गेट, बहुत ही प्यारा, एक्सॉर गेट। चलिए हमने 4 गेट कॉमनली पढ़े होते हैं, और, एंड, नॉर, नेट, पर एक्सॉर और एक्सनॉर की तरफ हमारा ध्यान कई बार नहीं जाता है, सिंपल सी बात है। वैसे एक्सॉर का बूलियन एक्सप्रेशन होता है a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार। फिर चला है एक्सॉर वैसे एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, फिर भी हमें इसका बूलियन एक्सप्रेशन जरूर देख के जाना चाहिए, a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार। अब वो कह रहा है कि आउटपुट 1 किस केस में आ सकता है। आप ऐसा कीजिए, रख के देख लीजिए, और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, सिंपल सी बात है। अब हम ट्रूथ टेबल रट्टा तो मार के जा नहीं सकते, रख के देख लीजिए, बोथ बिकम 1। यदि मैं दोनों को एक एक रखता हूं, चलिए देखते हैं आउटपुट क्या है। 1 का क्या हो जाएगा, 0, b 1 पे जाए, a किस पे 1 पे जाए, और 1 का क्या हो जाएगा, 0। डॉट का मतलब एंड गेट होता है, डॉट का मतलब एंड गेट होता है। तो 0 1 में एंड गेट क्या देता है, 0, 1 0 में एंड गेट क्या देता है, 0, और प्लस का मतलब और गेट होता है 0, और प्लस 0 में क्या आता है, 0। नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, उसने आउटपुट उसको 1 चाहिए, सिंपल सी बात है। सेकंड वो कहता है 0 0 रख के देख लो, चलो 0 0 रख के देख लेते हैं। 0 का क्या हो जाएगा, 1, 0 का 0 ही रहेगा, प्लस 0 का 0 ही रहेगा, और 0 का क्या हो जाएगा, 1। सेम सिचुएशन क्रिएट हो गई, 0 नहीं पॉसिबल है आंसर। एक 0 रखो और एक 1 रखो, एक 0 रखो और एक 1 रखो, तो 0 का क्या हो जाएगा, 1, 1 का 1 ही रहेगा, प्लस 0 का 0 ही रहेगा, और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.1 एंड गेट में 1 1 में क्या आता है, 1, और एंड गेट में 0 0 में क्या आता है, 0, और 1 प्लस 0 और गेट में क्या आता है, 1। करेक्ट आंसर आपका सी है कि एक को आप 0 में रखो और दूसरे को आप 1 में रखो। करेक्ट आंसर इज द सी। अब हम अपने 90 से 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ डिस्टेंस r इज b। r डिस्टेंस पर b है, तो बताओ 2r/3 डिस्टेंस पर कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, लॉन्ग इनफाइनाइट ब्रैकेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2πd। क्या, μ0I/2πd। तो r डिस्टेंस पर एक बार d की जगह r रखो तो मैग्नेटिक फील्ड b आ रहा है μ0I/2πr, 2π। तो कह रहा है कि d इज इक्वल टू 2r/3 पर कितना होगा, b डैश इक्वल टू μ0I/2π 2r/3। तो इज द 3/2 टाइम्स ऑफ b। तो करेक्ट आंसर इज द 3/2 टाइम्स ऑफ b। करेक्ट आंसर इज द b। 10वां सवाल, पूरे पेपर के अंदर सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। मतलब कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में क्वेश्चन नंबर 10 को मैं एक अच्छा क्वेश्चन कंसीडर कर सकता हूं। दो चार्ज है 12 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम।
इनके बीच में सेपरेशन 10 सेंटीमीटर का है। तो कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वर्क डन इन ब्रेकिंग एट 4 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इनको 4 सेंटीमीटर पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? पहले के 8-10 सेंटीमीटर पे सेपरेटेड थे, मैं चाहता हूं ये 4 सेंटीमीटर पे आ जाए। आप दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। जब 10 सेंटीमीटर का सेपरेशन था U1, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K(Q1Q2) अपॉन R। क्या होता है? K(Q1Q2) अपॉन R। K 9 × 10⁻⁹, Q1 12 × 10⁻⁶, Q2 8 × 10⁻⁶, और सेपरेशन 10 सेंटीमीटर मींस 0.1 मीटर। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कर लो इसको। हाँ, सॉल्व कर लो इसको। 12 × 9 कितना होता है? 12 × 9 हो गया आपका 144, नहीं 12 × 12 होता है 12 120, 12 × 9 हो जाएगा आपका 108, और इंटू 8 8 8 जा 64, 4 यहाँ पे गया 864, कितना हो रहा है? 864 इंटू, ये पॉइंट आ गया ऊपर 10, 9 10 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 पॉइंट हटा, 10 की पावर 9 का 10 की पावर 10 हो गया, -6 8.64 जूल। कितना? 8.64 जूल। यानी अभी इनके बीच में सेपरेशन 8.64 जूल है सेपरेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी। अब U2, इफ 4 सेंटीमीटर का सेपरेशन कर दिया जाए तो 9 × 10⁻⁹, 12 × 10⁻⁶, 8 × 10⁻⁶, और अपॉन 4 सेंटी 0.04। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्व करो, कितना आएगा? 12 × 9 108, ये हो जाएगा 864 डिवाइड बाय 4, पॉइंट हटा ऊपर 2 आगे 9 2 11, 10 की पावर -1 बचेगा, 10 की पावर -1 डिवाइड कर दो, 40 दूना 80, 40 दूना 80, हासिल की गई 6, 40 एकम 40, 40 दूना 80, हासिल गए 40 24, 4 6 24, 21.6 जूल। कितना? 21.6 जूल। हाँ, 21.6 जूल। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 21.6 में से 8 गए तो 8.64 गए तो अपने पास है 13 जूल के करीब, 13 जूल के करीब। तो करेक्ट आंसर इज द 13 जूल। करेक्ट आंसर इज द सी। एक पूरे पेपर के अंदर सबसे ढंग का सवाल था, तो क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसमें एक अच्छी खासी कैलकुलेशन देखी जा रही है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। अब क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके बाद सारे सवाल वापस वही फॉर्मूला बेस स्टार्ट हो चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर 13 जूल था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू? सीधा सवाल, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/μ। आपको हर बुक में फॉर्मूला मिल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे रखा हुआ है, तो sin इनवर्स 1/2, sin की टेबल में 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है। करेक्ट आंसर इज द सी। 12वां सीधा साधा सवाल, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। आप एनसीईआरटी खोलिए, ईएम वेव के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट का सीधा आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, IT = एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। फॉर्मूला बेस्ड सवाल। करेक्ट आंसर इज द सी। 13वां सीधा साधा सवाल, द SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। 13 नंबर सिंपल सवाल। अब कंटिन्यूटी 14 नंबर सवाल, बारीकी लेवल में अच्छा सवाल, सिंपल सी बात है। वो ये कहता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम इंटेंसिटी IM आ रही है, तो बताओ 3 लैम्डा पाथ डिफरेंस पर इंटेंसिटी क्या होगी? करेक्ट आंसर इसका ए होगा, IM होगी। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इंटरफेरेंस 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव और दूसरा कौन सा होता है? डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन से होते हैं? जिसमें फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ... 12 पाई, और पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा ... n लैम्डा चलते हैं। बताया रखा, ये बहुत सिंपल है। लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, इन सब पे कंस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस क्या होते हैं? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई ... 2n - 1 पाई। और पार्ट डिफरेंस क्या चलते हैं? λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 ... 2n - 1 λ/2।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसों में इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है IM = 4I0, क्या आती है 4I0, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या आती है मिनिमम आती है, क्या आती है 0। तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा सब पे इंटेंसिटी IM की रहेगी, मतलब मैक्सिमम भी रहेगी। करेक्ट आंसर इज द ए। 15वां सवाल थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में किस टाइप के चार्ज पाए जाते हैं। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी करेक्ट होते हैं, पी टाइप में जो मेजॉरिटी होती है वो होल्स की होती है। किसकी होती है? होल्स की। होल्स का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस से डिनोट किया जाता है। और एन टाइप में जो मेजॉरिटी होती है वो किसकी होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है। किसकी होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेगेटिव चार्ज, बी आंसर। 16वां सवाल बहुत ही प्यारा सवाल। यदि इस एक क्वेश्चन नंबर 10 की बात कोई ढंग का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 16 को कंसीडर किया जा सकता है। वो ये कह रहा है कि इन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म में तो उसका प्रिज्म एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। पहली बात कॉम्बिनेशन। A light ray has an angle of incident equal to angle of emergent, means I और E आपस में बराबर है। अच्छी बात है। And they are equal to 3/4 of prism angle. They are equal to 3/4 of prism angle, मतलब 3/4 into 60 डिग्री। ये कट जाएगा 15/45 डिग्री। Incident angle 45 degree, emergent angle 45 degree, prism angle is the 60 degree. Find the minimum deviation angle. The favorite relation I plus E is equal to A plus delta. I plus E is equal to A plus delta. 45 plus 45 is equal to 60 plus delta. तो delta is the 30 degree. सोल्वे का करेक्ट आंसर है 30 डिग्री। 17वां सवाल न्यूक्ली में मेरा फेवरेट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ न्यूक्ली। यदि आपने साइज ऑफ न्यूक्ली पढ़ा हो तो उसमें 3 पॉइंट है, रेडियस ऑफ न्यूक्ली, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ न्यूक्ली और डेंसिटी ऑफ न्यूक्ली। न्यूक्ली की रेडियस की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है R = R0 A की पावर 1/10। न्यूक्ली की रेडियस एटॉमिक मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। न्यूक्ली का जो वॉल्यूम होता है वो एटॉमिक मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और न्यूक्ली की डेंसिटी एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। कोई भी न्यूक्ली आ जाए उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, 2.35 × 10⁻17 kg/m3। चलो हाल फिलहाल डेंसिटी नहीं, ये रेडियस पे बात कर रहा है। R0 इज द कांस्टेंट जिसकी वैल्यू थी 1.2 फर्मी मीटर, और A इज द एटॉमिक मास नंबर 27 दे रखा क्वेश्चन के अंदर। तो 27 का क्यूब रूट होता है 3, और 3 × 1.2 होता है 3.6 फर्मी मीटर। करेक्ट आंसर इज द 3.6 फर्मी मीटर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा सवाल, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सवाल, सॉरी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट का सवाल है, जिसमें लाइट की वेवलेंथ इस्तेमाल की गई है 5000 एंगस्ट्रॉम की। फिफ्थ मिनिमा मतलब x5, फिफ्थ मिनिमा आ रहा है 5 mm पर, 5 × 10⁻³ मीटर। एंगस्ट्रॉम को भी कन्वर्ट कर सकते हो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके, और ये फिफ्थ मिनिमा है। क्या है? फिफ्थ मिनिमा है। ठीक है, अच्छी बात है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट स्मॉल d इज द 1, ओके सॉरी, द डिस्टेंस स्लिट्स एंड स्पिन मतलब कैपिटल D इज द 1 मीटर, देन फाइंड द साइज ऑफ स्लिट स्मॉल d। एक फॉर्मूला आपने लिखा होगा, डेल्टा इज इक्वल टू x एंड स्मॉल d बाय कैपिटल D। डेल्टा इक्वल टू x एंड स्मॉल d बाय कैपिटल D। डेल्टा की वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखी जाती है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है। यदि डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में इफ ये मैक्सिमा लिखा होता तो यह 2n + 1 λ/2 लिखा जाता, लेकिन यह मिनिमा लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? n लैम्डा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? n लैम्डा x एंड स्मॉल d बाय कैपिटल D। n की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 लैम्डा 5 × 10⁻⁷ x 5 दे रखा 5 × 10⁻³ स्मॉल d पूछा, कैपिटल D क्या देखा हो भाई। तो आराम से इसको सॉल्व कर ले, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 5 × 10⁻⁴ मीटर इज द करेक्ट आंसर। 5 × 10⁻⁴ मीटर, जिसको आप 0.5 mm लिख सकते हो, 0.5 mm। क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा सवाल, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है आपको। वो ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किसी पे डिपेंड नहीं करती। एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, दूसरी कम होगी तो पहली बढ़ेगी। अपनी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का प्रोडक्ट क्या आता है? 1 होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। करेक्ट आंसर इज द डी, नन ऑफ द अबव।
फिर हम 20वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20वां सवाल बाली की लेवल पे अच्छा सवाल है, जिसके अंदर आपको मैनिपुलेट किया गया है। सिंपल सी बात है, एक थ्योरम है, यदि आपने सेल में पढ़ी हो, एन आइडेंटिकल सेल्स को इस सीरीज में जोड़ दिया जाए, एन आइडेंटिकल सेल्स को यदि सीरीज में जोड़ दिया जाए तो उनका जो ई इक्विवेलेंट आता है वो एन ही आता है। क्या आता है? एन। जैसे 2 वोल्ट के सेल है, 2 वोल्ट के 10 सेल की सीरीज में जोड़ दिए जाए तो नेट ईएमएफ कितना आएगा? 2 × 10 मींस 20 वोल्ट। कितना? 20 वोल्ट। और यदि एन आइडेंटिकल, ये तो सीरीज का हो गया, यदि एन आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो ईएमएफ ई ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 वोल्ट के n सेल, 10 सेल, 20 सेल, 30 सेल, 40 सेल, इनफाइनाइट सेल ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उसका इक्विवेलेंट 2 वोल्ट ही आएगा। सिंपल सी बात है, सीरीज में n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 सेल है, ये 2 वोल्ट के, शर्त है कि सारे सेल सेम होने चाहिए। 2 वोल्ट के 50 सेल सीरीज में कनेक्टेड, नेट कितना आएगा? 100 वोल्ट आएगा। ये 2 वोल्ट के 50 सेल पैरेलल में कनेक्टेड, नेट 9 वोल्ट ही आएगा। तो कह रहा है कि ईएमएफ के सेल के लिए बैलेंस लेंथ एल बताती है। एक अदर सेल ईएमएफ का, उसको इसके पैरेलल में जोड़ दिया जाए, ई और ई को पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो बैलेंस लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे मूर्खों, पैरेलल में जोड़ा है तो ई और ई का नेट ई आएगा, तो बैलेंस लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल पर ही आएगी। हाँ, यदि सीरीज में जोड़ता तो मैं सोचता, सिंपल सी बात है, मैं बता दूं सीरीज में जोड़ता तो क्या होता है इसका आंसर। ई सेल के लिए बैलेंस लेंथ एल पर आ रही है, यदि उसके सीरीज में एक ई ईएमएफ का सेल और जोड़ दिया जाए तो उसका ईएमएफ 2 ही हो जाता, तो बैलेंस लेंथ 12 पे हो जाती। जितने बड़े वोल्टेज का सेल होगा बैलेंस लेंथ उतनी ही ज्यादा दूर पर रहेगी। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल में आपने सीखा होगा। फिर हम 21वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर एल लीजिए। तो उसका करेक्ट आंसर एल लीजिए। 21वां सवाल पूरे पेपर का सबसे आसान सवाल कह सकता हूं। आप पढ़ते आए होंगे, स्टैटिक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, जबकि मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करते हैं। मूविंग चार्ज में भी 2 केस होते हैं, यदि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और यदि एक्सेलरेट हो रहा है तो साथ में ईएम वेव्स भी जनरेट करेगा। इसमें लिखा है कांस्टेंट स्पीड से, तो करेक्ट आंसर इज द सी, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। 22वां सवाल बेसिक स्तर पे अच्छा सवाल। एक चार्ज पार्टिकल लगन मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB sin थीटा। क्या? QVB sin थीटा। एक चार्ज पार्टिकल पे लगन मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB sin थीटा। इफ वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर होता है तो उस पे किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, यानी इसका पाथ कौन सा होगा? स्ट्रेट पाथ होगा। यदि वो थीटा बराबर 90 डिग्री पर एंटर होता है तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा, इसका पाथ कौन सा होगा? सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर पाथ। और थीटा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा, तो ये इन दोनों के बीच में फोर्स फील करेगा QVB sin थीटा, और इसका पाथ कौन सा होगा? हेलिकल पाथ होगा। सर हमारा आंसर क्या है? स्ट्रेट पाथ। उसने लिखा हुआ है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंटर हो रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेट पाथ। अब हम 23वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंड्यूस ईएमएफ ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड्स ऑन। ईएमआई की सबसे पहली लाइन, सबसे पहला लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। ईएमएफ तभी आएगा जब क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। करेक्ट आंसर इज द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स चेंज होगा तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के ऊपर। 24वां सवाल 24 तो अच्छा सवाल है, सिंपल सी बात है। आइडेंटिफाई द ऑड वन। इनमें L/R रूट LC और RC तीनों की डायमेंशन T1 आ रही है। क्या आ रही है? T1 आ रही है, जबकि 1/रूट LC की जो डायमेंशन होगी वो T-1 है। क्या है? T-1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, ऑड वन में 1/रूट LC जाएगा। 25वां सवाल बेसिक स्तर पे सवाल है एकदम। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर 5 डायप्टर और आईपीस लेंस की पावर 20 डायप्टर है। तो फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होती है f0/f। क्या होती है? f0/f। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, और पावर के लिए फोकल लेंथ का रिवर्स होता है पावर, तो 1/P0, और यहाँ आ जाएगा 1/PE। फोकल 1/पावर क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। आईपीस लेंस की पावर देती है 20, उसकी 5, 20/5 इज द 4। करेक्ट आंसर द 4, डी आंसर 25 देगा।
26वां सवाल एकदम सुलझा हुआ सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, न्यूक्ली का सवाल है, ये बहुत ही सुलझा हुआ सवाल। 26वें सवाल में क्या पूछ रहा है ये? 26वें में एक सीक्वेंस दे रखा हुआ है x, उसमें से अल्फा निकला तो x1 बना, बीटा निकला तो x2 बना, फिर अल्फा निकला तो x3 बना और गामा निकला तो x4 बना। x का एटॉमिक नंबर 72 और एटॉमिक मास 180 दे रखा है, लास्ट x4 का पूछा है। कोई नहीं, चलते रहो, सिंपल सी बात है, खूब सिखाया हुआ है। अल्फा निकलता है तो नीचे से 2 कम होता है, ऊपर से 4 कम होता है, ये 70, ये 176। बीटा माइनस में नीचे 1 बढ़ जाता है तो 71, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अल्फा में नीचे से 2 कम होता है 69, ऊपर से 4 कम 172, और गामा में कोई फर्क नहीं पड़ता 69 172। करेक्ट आंसर 69 172, डी आंसर। 27वां एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दिए रखा हुआ है 2h/2 बोर का सेकंड पोस्टुलेट याद है, द एंगुलर मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2, यानी n की वैल्यू कितनी है 2, यानी वो सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। 3 ऑर्बिट तक की तो एनर्जी हमें रटी हुई होनी चाहिए। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट एक्साइटेड में होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड एक्साइटेड -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट आंसर है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6, सेकंड ऑर्बिट में -3.4 और थर्ड ऑर्बिट में -1.51। 3 ऑर्बिट तक तो याद होनी चाहिए हमें। 28वां सवाल, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट का रेशियो आपको दे रखा हुआ है 1:2, तो वोल्टेज का रेशियो क्या होगा? उल्टा कर दो, V1/V2 = I2/I1। करेक्ट आंसर द 2 रेशियो, करेक्ट आंसर 2 रेशियो, डी आंसर। 29वां थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल बिल्कुल सिंपल कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कहीं तो ज्यादा होनी चाहिए, कम हुई तो तुम कितनी भी लाइट गिरा लो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होंगे। तो फोटो इमिटेड इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल होंगे? एक्चुअली नंबर ऑफ फोटॉन्स के प्रोपोर्शनल होंगे। जितने ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेंगे। पढ़ा होगा आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, तो जितने ज्यादा फोटॉन्स गिराओगे उतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। शर्त है कि गिराई गई लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, कम हुई तो आपके इनफाइनाइट फोटोन गिरा लो, एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। 30वां थ्योरेटिकल सवाल है, एकदम थ्योरेटिकल सवाल है। ईएम वेव की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी, अलोंग E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो भी आता है वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तुमने पढ़ा होगा C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। तो करेक्ट आंसर इज द C। 31वां सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा गया। सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल, गाउस लॉ का स्टेटमेंट सभी को पता होगा, फाइंड इक्वल टू क्या होता है? 2/ε0। चार्ज कितने कूलम दे रखा है? 1, तो 1/ε0। करेक्ट आंसर द ε0 की पावर -1। करेक्ट आंसर इज द डी। फिर हम 32 की तरफ चलते हैं। सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल बोल रहा है म्यू इज इक्वल टू tan I, ब्रूस्टर लॉ, म्यू इज इक्वल टू tan I, म्यू इक्वल टू क्या दे रखा है? √3 इज इक्वल टू tan I इज इक्वल टू 60 डिग्री। करेक्ट आंसर इज द 60 डिग्री। और आखिरी 33 बिल्कुल थ्योरेटिकल सवाल कि एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री कहां पर होते हैं? जियोग्राफिक पोल्स पे होते हैं कि जियोग्राफिक इक्वेटर्स पे होते हैं? जियोग्राफिक इक्वेटर्स पे। जियोग्राफिक इक्वेटर पे डिप एंगल 0 डिग्री होते हैं और जियोग्राफिक पोल्स पे 90 डिग्री होते हैं। तो ये आपकी करेक्ट सॉल्यूशन थे। एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए और देखिए आपके कितने सवाल फिजिक्स में रह गए। थैंक यू सो मच।